Hello, dear students. Welcome back to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. I am Sonakshi Sharma, lecturer in zoology, and you all know that we are studying genetics and evolution. And today we have reached part 6 of this unit, in which we will study about the remaining two Mendelian disorders. अब तक हम पढ़ चुके हैं दो X-linked disorders, namely हेमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. इनके बारे में हमने प्रॉपर डिटेल स्टडी कर ली है, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टू ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, sickle cell anemia and phenylketonuria. So let's begin with sickle cell anemia. So sickle cell anemia. Again we will try to find out the meaning of this disorder in its name. वही जो हमारा ट्रिक है वर्ड स्प्लिटिंग वाला, हम वर्ड को तोड़ेंगे और फिर इसमें से कुछ मतलब निकालने की कोशिश करेंगे. एग्जाम में हम बहुत कुछ प्रिपेयर करके गए होते हैं, बड़ी बार हम अटक जाते हैं. डोंट वरी, try this trick of word splitting. It helps many a times. So let us try it now. सिकल सेल एनीमिया. तीन सेपरेट वर्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं. पहला वर्ड क्या है? सिकल. तो सिकल का क्या मतलब होता है? सिकल की मैं आपको यहाँ पे फोटोग्राफ दिखाती हूँ. सिकल यूज किया जाता है फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, राइट? क्रॉप्स को या प्लांट्स को काटने के लिए सिकल का यूज किया जाता है. इसकी शेप को आप कंपेयर कर सकते हैं एक क्रीसेंट मून के साथ भी. वैसी ही शेप है, हुक्ड शेप. सो दिस इज सिकल. सिकल का मतलब आप समझ गए. नेक्स्ट टर्म इज सेल. सेल हम सब जानते हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं. सेल के बारे में वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. और जिस सेल की स्पेसिफिकली यहाँ बात हो रही है, दैट इज एन RBC, रेड ब्लड सेल. ऑलराइट, सिकल का मतलब समझ गए, सेल का मतलब हम जानते हैं, और जो सेल यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज RBC और इराइथ्रोसाइट. एंड नेक्स्ट टर्म इज एनीमिया. एनीमिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन ब्लड. ब्लड की अमाउंट में अगर कमी आ जाए किसी इंडिविजुअल की बॉडी में, तो हम कहते हैं ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया. सिम्टम्स क्या होते हैं? नेल्स का येलो हो जाना, हैंड्स का, स्किन का पेल पड़ जाना, राइट? सो सिकल का मतलब हम समझ गए, सेल का मतलब हम समझ गए, एनीमिया का मतलब हम समझ गए. कुछ ना कुछ कहानी हमारे दिमाग में बनना शुरू हो चुकी है. सिकल सेल एनीमिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन की बॉडी के RBCs, रेड ब्लड सेल्स, सिकल शेप के हो जाते हैं, ड्यू टू विच देयर इज एनीमिया. जब RBCs सिकल शेप के हो जाते हैं, उस इंसान को एनीमिया हो जाता है. देयर इज डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी ऑफ सच अ पर्सन. तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कनेक्शन है, ये क्या कॉम्बिनेशन है. पहले तो एक क्वेश्चन तो माइंड में यही आ जाता है दैट व्हाई डू RBCs बिकम सिकल शेप्ड. RBCs अपनी नॉर्मल अच्छी भली शेप को छोड़कर सिकल शेप्ड क्यों हो जाते हैं? एंड हाउ कैन सिकल शेप्ड RBCs कॉज एनीमिया? अगर जैसे तैसे ये RBCs सिकल शेप के हो भी जाते हैं, तो ये एनीमिया कैसे कॉज करते हैं? ये क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में जरूर आ रहे होंगे. To answer all these questions, let us start studying about sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है. वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है. It is caused due to abnormal hemoglobin called as HbS. हेमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स? वी ऑल नो दिस. हेमोग्लोबिन का काम है टू कैरी ऑक्सीजन.
हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाना किसका काम है? हीमोग्लोबिन का काम है। और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कहाँ प्रेजेंट होता है? 11th में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, ट्राई टू रिमेम्बर। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ब्लड में होता है, बट ब्लड में हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट, hemoglobin is present inside the RBCs, that is red blood cells. हमारे RBCs या हमारे इराइथ्रोसाइट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में ये हेमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। राइट, एज अ रिजल्ट बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। इसी वजह से आरबीसीज की शेप चेंज हो जाती है। सो दिस एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, ये एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन चेंज करता है किसे? द शेप ऑफ आरबीसीज। ये एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन आरबीसीज की शेप को चेंज करता है। अगर आप देखें तो नॉर्मली आरबीसीज की कैसी शेप होती है? दे आर राउंड इन शेप, राइट? कहीं भी आप देखें आरबीसीज को, आप अभी गूगल करके देख लीजिए, आपको ह्यूमन आरबीसीज राउंड शेप के ही दिखेंगे। एंड दीज राउंड आरबीसीज आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, सो दैट ये हमारी पतली पतली ब्लड वेसल से इजीली निकल जाए। ओके, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में ये आरबीसीज कैसे हो गए हैं? सिकल शेप्ड हो गए हैं, इनकी शेप अब चेंज हो गई है, अब ये राउंड नहीं रहे। सिकल का स्ट्रक्चर बिगिनिंग से आप याद करिए, यहां भी आप देख सकते हैं, दिस वन यू कैन सी हियर, let me take a color, right? So this one is a normal RBC. ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, this is a normal RBC. इसकी शेप राउंड है और ये बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी आरबीसी है जिसके अंदर नॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। बट ये जो आरबीसी है इसकी शेप सिकल जैसी हो गई है या क्रीसेंट मून जैसी हो गई है। ओके, क्योंकि इसके अंदर का हेमोग्लोबिन एबनॉर्मल है, डिफेक्टेड है। फाइन, ड्यू टू दिस सिकल शेप, these rigid and sticky cells get stuck in small blood vessels which can slow or block blood flow and oxygen to body parts. Very important point here students. सिकल शेप की वजह से आरबीसीज रिजिड हो जाते हैं। पहले वो कैसे थे? फ्लेक्सिबल थे, अब वो क्या हो चुके हैं? रिजिड हो चुके हैं। फ्लेक्सिबल मतलब जो इजीली मुड़ सकते हैं, अपने हिसाब अपनी स्ट्रक्चर को ब्लड वेसल की शेप के हिसाब से, ब्लड वेसल की थिननेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट अब ये आरबीसीज हो गए हैं रिजिड, अब ये किसी की बात नहीं सुनने वाले। अब अगर ब्लड वेसल का रास्ता पतला है तो ये खुद को एडजस्ट नहीं करेंगे और ये हो चुके हैं स्टिकी, मतलब ये आपस में चिपक सकते हैं। चिपकेंगे तो क्या होगा? एक क्लम्प बन जाएगा। ऑलराइट, एज ए रिजल्ट ये आरबीसीज स्मॉल ब्लड वेसल्स में फंस जाते हैं, दे गेट स्टक इन स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसका क्या रिजल्ट होगा? अगर ये ब्लड वेसल्स में फंस गए, दे विल ब्लॉक द ब्लड फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है दैट विल बी ब्लॉक्ड। और अगर ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो गया, देयर विल बी ब्लॉकेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, विच इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, इन द फर्स्ट केस आरबीसीज नॉर्मल है, राउंड शेप्ड है, फ्लेक्सिबल है एंड दे आर फ्रीली पासिंग थ्रू द ब्लड वेसल्स, राइट? बिल्कुल आराम से ये ब्लड वेसल से पास हो रहे हैं, यू कैन सी हियर। लेकिन सेकेंड केस में अगर हम देखें
तो अब आरबीसीज सिकल शेप्ड हो चुके हैं. They are rigid, they are sticking together and they are moving very slowly. Therefore, they are blocking the blood flow. Blood के flow को ये block कर रहे हैं. Fine. अब second sentence देखिए यहाँ क्या है. Sickle shaped RBCs break apart easily and die leading to shortage of RBCs and therefore anemia. ये पॉइंट भी आप ध्यान से समझिए. ये जो सिकल शेप्ड आरबीसीज होते हैं ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं. ब्रेक अपार्ट इजीली. ब्रेक अपार्ट इजीली का क्या मतलब है कि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं. कौन टूट जाते हैं? जो एबनॉर्मल सिकल शेप्ड आरबीसीज हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि ये एबनॉर्मल है. राइट. अब आप कहेंगे कि जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं उनका लाइफ स्पैन भी तो बहुत कम होता है. वो भी तो सिर्फ 120 डेज के लिए ही जिंदा रहते हैं. तो क्या हो गया अगर ये सिकल शेप्ड आरबीसीज भी बहुत जल्दी टूट के खत्म हो जाएं? तो टूट तो नॉर्मल आरबीसीज भी रहे हैं और सिकल शेप्ड आरबीसीज भी रहे हैं. देखिए जो नॉर्मल आरबीसीज है उनका लाइफ स्पैन है 120 डेज. एक नॉर्मल आरबीसी बनने के बाद 120 दिन तक बॉडी में जिंदा रहता है, approximately 120 days, and then it dies and it is replenished by other RBCs. Correct? लेकिन जो एक सिकल शेप्ड आरबीसी होगा, जो एक एबनॉर्मल आरबीसी होगा, उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 10 to 20 डेज का होता है. एक सिकल शेप्ड आरबीसी सिर्फ 10 से 20 दिन तक ही जिंदा रह सकता है. It dies after 10 to 20 days, which is comparatively a very shorter lifespan. इतने कम टाइम में न्यू RBCs नहीं बन सकते. This will result in shortage of RBCs. As a result, RBCs की shortage हो जाएगी. And shortage of RBCs is nothing but anemia. The person is going to suffer from acute anemia. So this is clear to you now. आरबीसी सिकल शेप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर का हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो चुका है. हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहा और उनके सिकल शेप्ड होने की वजह से ही द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया. दिस इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया के पीछे की जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो it is an autosomal recessive disorder. A very important point to note. Autosomal disorder. ये मतलब हम previous lectures में अच्छे से clear कर चुके हैं. Autosomal disorder का क्या मतलब है? The gene which causes sickle cell anemia is located on an autosome. वो जीन जो sickle cell anemia करेगा वो जीन एक ऑटोजोम पे लोकेटेड है. That is why it is an autosomal disorder, right? And why is it a recessive disorder? 2 copies of the defected gene are required to cause the disease. Disease को करने के लिए, sickle cell anemia को करने के लिए, defected gene की 2 copies होना जरूरी है. That is why we are calling it a recessive disorder. The gene is located on the autosome. वो जीन जिसकी डिफेक्ट की वजह से सिकल सेल एनीमिया होगा एंड उस जीन की हमें कितनी कॉपीज चाहिए? 2 कॉपीज आर रिक्वायर्ड टू कॉज दिस डिजीज. दैट इज व्हाई दिस डिसऑर्डर, दिस डिजीज इज नेम्ड एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. This diagram will clear the entire genetics behind sickle cell anemia. और ये डायग्राम आपकी NCERT से ली गई है, वहां पे it is present. So see here, first of all, we have a chromosome, that is chromosome number 11, which is an autosome. All right, autosomal disorder है, तो ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 11, ये एक ऑटोसोम है. क्लियर? अब इस ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट है एक बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक ठाक जीन, जिस जीन का नाम क्या है? HBA जीन.
क्या नाम है जीन का? HbA जीन। ऑल राइट, इस जीन का काम है हेमोग्लोबिन को बनाना। फाइन, देखिए डीएनए से सबसे पहले जो चीज बनती है दैट इज आरएनए, एंड देन आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठाइए, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ये सब कुछ आप पढ़ेंगे इन द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विच इज योर नेक्स्ट चैप्टर। अभी के लिए आप इतना दिमाग में रखिए, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। फाइन, डीएनए क्या है? जीन है। यहाँ हम देख सकते हैं वी हैव अ जीन, सो दिस जीन विल फॉर्म आरएनए एंड आरएनए विल फॉर्म अ प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है? हेमोग्लोबिन की फॉर्म में। हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ऑल राइट, सो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम नंबर 11 ऑटोसोम, इसके ऊपर एक बिल्कुल नॉर्मल जीन प्रेजेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया, और जीन का नाम क्या है? HbA जीन। ठीक है, सिर्फ यहीं तक अभी दिमाग में रखिए। एक क्रोमोसोम है जो कि एक ऑटोसोम है, उस पे प्रेजेंट है एक जीन। वो जीन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल फंक्शनल है। जीन का नाम है HbA। अब जरा हम इस जीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। बिगिनिंग में हमने देखा था डीएनए में क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं। तो इस जीन के स्ट्रक्चर का एक छोटा सा हिस्सा अगर हम देखें तो इसमें क्या बेस पेयर्स हैं? चलिए स्टडी करें इन बेस पेयर्स को। पहला बेस पेयर हमें यहाँ दिख रहा है C and G, right? The first base pair is C and G. Second base pair क्या है? T and A. All right. And third base pair is C and G. Clear हो गया ये? अब मैंने आपको बताया डीएनए का, जीन का सबसे पहला काम है आरएनए बनाना। सो ये जो जीन है ये चेंज हो गया किसमें? आरएनए में। ओके, एंड देन आरएनए इज अल्टीमेटली गोइंग टू फॉर्म अ प्रोटीन एंड द प्रोटीन हियर इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की पेप्टाइड यहाँ पे बन रही है। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। तो यहाँ पे हमने हेमोग्लोबिन की पेप्टाइड के 7 अमाइनो एसिड्स को शो किया है। 7 अमाइनो एसिड्स हमने यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में शो किए हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ये एक नॉर्मल जीन है जिसका काम है हेमोग्लोबिन बनाना। जीन बिल्कुल ठीक ठाक है। इस नॉर्मल जीन का नाम है HbA और इसने एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन बनाया, और हेमोग्लोबिन को भी हम क्या नाम दे रहे हैं? HbA। क्लियर टू यू नाउ? अब हम मूव करते हैं दूसरे केस पे। अब क्या हो रहा है? सेम क्रोमोसोम है, लेकिन इस क्रोमोसोम का हेमोग्लोबिन बनाने वाला जीन अब नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे रेड कलर से मैंने ये शो किया है। हेमोग्लोबिन बनाने वाला जीन अब म्यूटेटेड है, इसमें कोई म्यूटेशन, कोई चेंज आ गई है। इस म्यूटेटेड जीन को हम क्या बोलेंगे? HbS जीन, बिकॉज इट इज नाउ नॉट अ नॉर्मल जीन। तो हमने इसे क्या नाम दे दिया? HbS जीन। क्लियर? HbS जीन में क्या चेंज आई है? लेट अस सी। जब हमने नॉर्मल HbA जीन का स्ट्रक्चर देखा था तो पहला बेस पेयर क्या था? यहां देखिए C and G, राइट? तो यहाँ पे पहला बेस पेयर क्या है? C and G, बिल्कुल सेम। दूसरा बेस पेयर यहाँ पे था T and A, बट यहाँ पे वो दूसरा बेस पेयर क्या हो चुका है? A and T. So this is a change, this is a mutation. TA चेंज होके AT बन चुका है। This is a mutation. इस एक सिंगल चेंज की वजह से हम क्या देखेंगे? फाइनली जब यहाँ पे हेमोग्लोबिन बनेगा, उस हेमोग्लोबिन के 6th पोजीशन को आप अब ध्यान से देखिए। नॉर्मल हेमोग्लोबिन पे पहले आइए।
इसकी 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है दैट इज GLU विच मीन्स ग्लूटामिक एसिड। लेकिन एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन HbS के अगर हम 6th पोजीशन को देखें तो यहाँ पे अमाइनो एसिड है VAL दैट इज वेलिन। ओके, नॉर्मल हेमोग्लोबिन की 6th पोजीशन पे है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन जीन में म्यूटेशन होने की वजह से एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बन रहा है और इस एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन की 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, वैलीन प्रेजेंट है। सिर्फ एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। ओनली वन अमाइनो एसिड इज डिफरेंट and it is leading to the production of an abnormal hemoglobin। और ये एक डिफरेंस, एक चेंज ही रीजन है पूरे के पूरे सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर का। और सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हमने जो देखी वो क्या है, TA जो यहाँ पे था इट इज चेंजिंग टू AT। एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन is resulting in change in the amino acid of hemoglobin, which is becoming the reason behind the occurrence of an incurable disorder, namely sickle cell anemia। तो आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये कैसे होता है। ऑलराइट, ये सब जेनेटिक्स है, सिर्फ एक बेस पेयर की चेंज की वजह से इतना डेडली, इतना सीरियस डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो सकता है। So with this we have completed studying about this disorder, sickle cell anemia. Now we'll move towards the 4th and last disorder, which is phenylketonuria. Again a Mendelian disorder और जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें एक सिंगल जीन के डिफेक्ट की वजह से ही पूरा डिसऑर्डर प्रोड्यूस होगा। अब जब हम बात कर रहे थे हेमोफिलिया की, तो नाम पढ़ के ही हम समझ गए समथिंग रिलेटेड टू ब्लड। कलर ब्लाइंडनेस, समथिंग रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस और टू बी वेरी स्पेसिफिक, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। देन सिकल सेल एनीमिया जब हमने पढ़ा, नाम पढ़ के हम समझ गए RBCs आर बिकमिंग सिकल सेल्ड एंड दैट इज लीडिंग टू एनीमिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया को पढ़ के, फिनाइल कीटोन्यूरिया वर्ड को सुन के हम क्या समझ सकते हैं, दिस वन इज क्वाइट डिफरेंट, ये इतना टिपिकल वर्ड नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स ने बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन अच्छे से पढ़ा है, दे शुड नो दैट it is something related to proteins, okay, but if you are not able to get it, don't worry, अभी हम phenyl ketonuria के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे and you definitely will understand why the disease is named as phenyl ketonuria. So let's begin, and everything about this disease can be understood through this single diagram. ये डायग्राम सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिखा गया है डाइटरी प्रोटीन्स। तो डाइटरी प्रोटीन्स क्या होते हैं, देखिए हम जो डाइट खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, राइट। पल्सेस, सीरियल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑल दीज कंटेन हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो डाइट के प्रोटीन को ही हम कहेंगे डाइटरी प्रोटीन, ऑलराइट। अब ये डाइटरी प्रोटीन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जब हम इंजेक्शन करते हैं, ये डाइटरी प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, then what happens? कौन सा प्रोसेस होता है? The process of digestion, right? Digestion takes place. Digestion से क्या होगा,
The dietary proteins are broken down into individual amino acids and small peptides. Digestion का process basically breaking down का process है. Digestion की वजह से ये जो प्रोटीन है ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में टूट जाएगा. Because proteins are made up of amino acids. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे हमारे अमाइनो एसिड्स हैं and they are all connected by peptide bonds. That is what makes a protein. Digestion के बाद ये peptide bonds टूट जाएंगे. These peptide bonds will break, resulting in the production of individual amino acids. अब हमारे पास अलग अलग इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स बन चुके हैं. यहां तक क्लियर है? अब इन्हीं अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इन्हीं अमाइनो एसिड्स में से एक अमाइनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानीन. वेरी इंपॉर्टेंट. फिनाइल एलानीन, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं PHE. यहाँ पे ये जो रेड कलर वाला अमाइनो एसिड है जिसको हमने यहाँ फोकस में लिया है, here PHE. Okay, this is phenylalanine, a type of amino acid. तो अब रिलेट होने लगा है थोड़ा थोड़ा बीमारी का नाम और बीमारी का रीजन. ऑल राइट. तो स्टूडेंट्स, ये फिनाइलएलानीन जब हमारी बॉडी में रिलीज होता है after the process of digestion, its high amount is not good for our body. फिनाइलएलानीन की हाई अमाउंट हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में फिनाइलएलानीन नहीं चाहिए. फिनाइलएलानीन is toxic in high levels. हाई लेवल्स में ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, खतरनाक है. We don't want high levels of phenylalanine inside our body. All right? तो हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार है. बॉडी ने पहले ही सब तैयारी करके रखी है. एंड तैयारी है in the form of an enzyme, namely phenylalanine hydroxylase, PAH in short form. ध्यान से बिल्कुल फोकस से समझिएगा. हमारी बॉडी बनाती है एक एंजाइम जिसका नाम है फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सीलेज, PAH. ऑल राइट. इस एंजाइम का क्या फंक्शन है? फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सीलेज फिनाइलएलानीन को कन्वर्ट करता है. वो फिनाइलएलानीन को कन्वर्ट कर देगा into another amino acid named as tyrosine, and tyrosine is not toxic to our body. Okay, यहाँ पे ये एरो जो है ये वही चीज डिपिक्ट कर रहा है. फिनाइलएलानीन को PAH नाम का एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है किसमें? टायरोसिन में. आप इमेजिन कर सकते हैं फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम को जस्ट लाइक अ जूसर, एक जूस निकालने वाली मशीन की तरह. मशीन में एक तरफ से हम डाल रहे हैं फिनाइलएलानीन. ऑल राइट. और मशीन इस फिनाइलएलानीन को कन्वर्ट करके दूसरी तरफ से हमें जो प्रोडक्ट दे रही है दैट इज टायरोसिन. ओके. एंड मशीन क्या है? मशीन इज द एंजाइम फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सीलेज. ये मशीन, ये एंजाइम मुझ में, आप में, हर एक हेल्दी इंडिविजुअल में इसी तरह से फंक्शन कर रहा है. ऑल राइट. तो ये केस हो गया ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल. एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में ये प्रोसेस चल रहा है. अब सपोज करिए ये जो मशीन है, ये जो कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है PAH फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सीलेज, अगर ये एंजाइम, ये मशीन खराब हो जाए या फिर ये कंप्लीटली एब्सेंट हो जाए, इसका क्या रिजल्ट होगा?
इस तरफ ये जो हमने सेकंड केस बनाया है, वी कैन सी हियर इफ phenylalanine hydroxylase is impaired. Impaired का मतलब है नॉन फंक्शनल, जो अपना काम नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं हमने ये प्रोटीन ड्रॉ नहीं किया है, दिस एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट हियर। ऑलराइट, अब इस सिचुएशन में फिनाइल एलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब कन्वर्जन करने वाला एंजाइम ही एब्सेंट है। एज ए रिजल्ट बॉडी में फिनाइल एलानीन की एक्यूमुलेशन होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानीन टू टॉक्सिक लेवल्स इन ब्लड एंड टिश्यूज। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है? एक्यूमुलेट होना मतलब इकट्ठा होना। अब फिनाइल एलानीन हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, फिनाइल एलानीन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा, एंड एज आई टोल्ड यू, हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलानीन इज टॉक्सिक टू आवर बॉडी, इट इज डेंजरस फॉर आवर बॉडी, especially to our brain. This will result in the disease which is named as PKU or phenylketonuria. All right, ये पूरी डायग्राम ही आपको पूरी डिजीज क्लियर कर रही है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के पेशेंट्स की बॉडी में फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेस नाम का एंजाइम एब्सेंट होता है, जिस वजह से उनकी बॉडी में फिनाइल एलानीन की एक्यूमुलेशन होती है, एंड दिस एक्यूमुलेशन इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। Here everything has been explained in written manner. So it occurs due to the absence of an enzyme which is normally required to convert phenylalanine into tyrosine. As a result, phenylalanine accumulates in the body. Phenylketonuria होता है due to the absence of an enzyme. enzyme का नाम हम पढ़ चुके हैं, phenylalanine hydroxylase, which is normally required to convert phenylalanine into tyrosine, जो normally क्या करता है, phenylalanine को tyrosine में convert करता है। अब क्योंकि ये एंजाइम एब्सेंट है, तो रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट phenylalanine will accumulate in the body. phenylalanine बॉडी में इकट्ठी हो जाएगी। Its high amount is toxic to brain and results in mental retardation. High amount of phenylalanine हमारे ब्रेन के लिए हाईली टॉक्सिक है, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा mental retardation. The person will be mentally retarded. अब फिनाइल कीटोन्यूरिया की जेनेटिक्स देखें तो इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जस्ट लाइक सिकल सेल एनीमिया। ऑटोसोमल का क्या मतलब है? द जीन विच कॉजेज फिनाइल कीटोन्यूरिया इज लोकेटेड ऑन एन ऑटोसोम। फिनाइल कीटोन्यूरिया को करने वाला जीन कहाँ लोकेटेड है? ऑटोसोम के ऊपर लोकेटेड है। वो जीन जिसने वो एंजाइम बनाना है, जिस एंजाइम की एब्सेंस की वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, that gene is located on an autosome, so it is an autosomal disorder. और recessive का क्या मतलब है? That also we know. 2 copies of the defected gene are required to cause the disease. Disease को करने के लिए जो defected gene है उसकी 2 copies होना जरूरी है. That is why it is a recessive disorder. So phenylketonuria and sickle cell anemia both are autosomal recessive disorders. Clear? So with this we complete phenylketonuria. हमने 4 मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, नेमली हेमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स थे। देन वी स्टडीड sickle cell anemia and phenylketonuria, which are autosomal recessive disorders. So I hope the concept of Mendelian disorders or gene related disorders is clear to you now. In the next lecture, we will study about chromosomal disorders.
Thank you so much, students. Stay curious and stay safe.